कम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कमिटीज़ फॉर कोऑपरेटिव्स पार्ट सेकंड की। ठीक है, इससे पहले हमने कमिटीज़ फॉर कोऑपरेटिव्स पार्ट फर्स्ट देखा है और आज हम पार्ट सेकंड को देखेंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ अब रहती है उन्हें हम पार्ट थर्ड में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो फर्स्ट कमिटी है दैट इज़ कमिटी ऑन कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। व्हाट इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया हो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। ठीक, अब इस कमिटी ऑन कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में क्या किस पर्पस के लिए बनाई गई थी कि कोऑपरेटिव्स में क्या प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडिया में। ठीक, तो उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। न सिर्फ प्रॉब्लम्स समझने के लिए बल्कि उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनकी रिकमेंडेशंस की उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे पॉसिबल हो उसके लिए कमेटी बनाई गई। ठीक, कब ये कमेटी बनाई? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 1961 में। इस कमेटी के चेयरमैन पी नटेसन और कमेटी किनकी थी? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड यानी NCDWB। और इस कमेटी का जो अब नया नाम है, जो जो NCDWB का अब नया नाम है वो क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, NCDC। अब इनकी रिकमेंडेशंस क्या है, क्या थी इस कमेटी की रिकमेंडेशन? तो देखते हैं रिकमेंडेशन नंबर 1। ये सबसे पहले बात कर रही थी कि हमें नेशनल फेडरेशन बनानी चाहिए कंज्यूमर स्टोर्स की। तो इससे क्या है कि ये जो बॉडी होगी ये सारे कंज्यूमर स्टोर्स को देखेगी और इससे इंटरलिंकिंग होगी और ये ऊपर ये बॉडी जो होगी इसी की निगरानी में बाकी जितने भी ये प्राइमरी कंज्यूमर स्टोर्स होंगे उनको ये बॉडी देखेगी, नेशनल फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर स्टोर्स। ओके, नेक्स्ट ये है कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर स्टोर्स। ऑर्गेनाइजिंग से मतलब क्या है कि उनको स्मूथ फंक्शनिंग कैसे करें, उनको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, कहाँ पे रखना है और प्रोसेसिंग कैसे होगी इनमें, तो ये सब भी हमें करने की ज़रूरत है। थर्ड ने ये बताया कि गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स एंड शेयर कैपिटल। अब देखिए, क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में गोडाउन्स की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इनको यहाँ पे स्टोरिंग एंड ऑल दैट वो तो करना ही है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स भी इसमें गवर्नमेंट को असिस्टेंस करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो था, ऑडिट फी लिंक टू प्रॉफिट एंड नॉट टर्नओवर। अब टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है कि ओवरऑल सेल कितनी है। सपोज 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ एक दिन का, मतलब या एक महीने का या एक साल का टर्नओवर हो सकता है। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इस टर्नओवर पे मुनाफा क्या है हमारा, मार्जिन क्या है, जो हमारा प्रॉफिट क्या है हमारा। ठीक है, सो प्रॉफिट कम होता है टर्नओवर से। ओके, तो इनने कहा कि ऑडिट फी जो है उसको लिंक करें आप टर्नओवर ये दिस प्रॉफिट के साथ, ना कि टर्नओवर के साथ। और लास्ट जो है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने कही, क्रिएशन ऑफ प्राइस फ्लैक्चुएशन फंड। तो ये क्या फंड है? इस फंड में ये है कि क्यों आपको पता है कि मार्केट कहते हैं ना, मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। कभी ऊपर नीचे होता है मार्केट, तो उस टाइम पे ताकि जो हमारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो है उनमें कोई मसला ना हो, ये स्टेबल हो या ये बर्दाश्त करे उन मार्केट के अप डाउन्स को, इसके लिए प्राइस फ्लक्चुएशन फंड है जो इनको स्टेबिलिटी देने में मदद करे। ओके, तो ये फर्स्ट कमेटी है। अब नेक्स्ट कमेटी को देखते हैं हम, दैट इज़ नेक्स्ट कमेटी जो है ये तकावी लोन कमेटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तकावी लोन्स क्या होते हैं? तकावी लोन्स वो लोन्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं। और किनको दिए जाते हैं? फार्मर्स को। किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं? कि इनपुट कॉस्ट, चाहे वो सीड्स हो, फर्टिलाइज़र्स हो या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो चीज़ें उनको ज़रूरत है उनको फुलफ़िल करने के लिए लोन्स दिए जाते हैं। तो ये कमेटी क्या है, कब इसके चेयरमैन कौन थे? BP पटेल। और कमेटी कब बनती है? 1961 और 62 में इनका रिपोर्ट आता है। जब दो डेट्स होंगे तो दो डेट्स का मतलब ये होता है कि फर्स्ट डेट होती है कि कमेटी क्रिएट कब होती है और जो सेकंड डेट होता है वो होता है कि उनकी रिपोर्ट कब आती है। ओके, हाई रिकमेंडेशंस को थोड़ा समझते हैं। जो इनकी रिकमेंडेशंस थी तकावी कमेटी की, तकावी लोन कमेटी कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रिक्वेस्ट एवरी स्टेट टू
रूट तकावी लोन्स थ्रू कोऑपरेटिव्स। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है कि मतलब अगर इन्हें लोन्स देने ही है फॉर्मर मतलब दिस एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने के लिए, ठीक, तो अगर वो कोऑपरेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, इस लोन को इन्हीं के थ्रू देते हैं, तो इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव्स की रिलेवेंस बढ़ जाएगी, ठीक। और टू अवेल तकावी लोन्स एंड अदर फैसिलिटीज टू एवरी एग्रीकल्चरलिस्ट थ्रू कोऑपरेटिव्स, दिस विल एनकरेज देम टू ज्वाइन विद विलेज कोऑपरेटिव्स। तो ऑब्वियसली बात है, जब लोगों को फ़ायदा लगेगा या लोगों को लोन्स की ज़रूरत है, वो भी कोऑपरेटिव्स के से मिलेंगे उन्हें, तो उनका एतमाद जो है कोऑपरेटिव्स पे बढ़ जाएगा और उनका ट्रस्ट भी कोऑपरेटिव्स पे बढ़ जाएगा और कोऑपरेटिव्स के साथ वो लोग जुड़ने लगेंगे। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कमेटी है दैट इज़ ML दांतेवाला कमेटी। तो ये कब बनाई जाती है, एस्टैब्लिश की कब ये कब एस्टैब्लिश होती है, 1964 में, और इनकी रिपोर्ट कब आती है, 1966 में। ओके, तो पर्पस क्या था इस कमेटी का बनाने का। इस कमेटी को ये बताया गया कि आप डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स की जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए, ठीक। तो इन कमेटीज़ ने क्या, इस कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। अब एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि रिपीटेडली हमें इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। अब देखिए इनकी रिकमेंडेशन समझते हैं। तो इस कमेटी, दांतेवाला कमेटी, ये कहती है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं इनको दो हिस्सों में हमने रखना चाहिए, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 जो होंगी वो एपेक्स सोसाइटीज़ होंगी यानी स्टेट लेवल पे, और टायर 2 जो सोसाइटीज़ होंगी वो मंडी लेवल पे होंगी, लोकल यानी प्राइमरी लेवल पे, एपेक्स एंड प्राइमरी लेवल पे, ठीक। अब जो चाहे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हैं, FCI हो, जब उन्हें प्रोक्योर करना हो कि अपने मतलब जो फूड्स वो प्रोक्योर करते हैं या फूड ग्रेन जो प्रोक्योर करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें डायरेक्ट इन्हीं मंडीज से या इन्हीं ये जो एपेक्स सोसाइटी या प्राइमरी सोसाइटीज से ही वो प्रोक्योर करना चाहिए। और उससे क्या होगा, ताकि एक तो सोसाइटीज़ का काम भी होगा और FCI का भी उसमें फ़ायदा होगा, ठीक। मिडल मैन क्योंकि एलिमिनेट होंगे इससे। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि हाँ प्रोक्योर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है मिर्दा RN कमेटी। तो इसको समझते हैं, मिर्दा RN कमेटी 1964 में आती है। पर्पस क्या था इस कमेटी का, सजेस्ट मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड एलिमिनेट नॉन जेन्युइन सोसाइटीज़, ठीक है। कोई ऐसी सोसाइटी तो नहीं है कि मतलब जो जेन्युइन नहीं है, इसमें कोई जो ऐसी सोसाइटी बनी हुई है विदाउट एनी दिस लीगली फॉर्म नहीं हुई या कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हालांकि इसके लिए तो इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सजेस्ट मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिया। आइए देखते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स अच्छे से करना है तो आपको ऑडिट जो होगा इन कोऑपरेटिव्स को, वो आपको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना होगा, ताकि इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में। और जब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएंगी तो लोग काम करने पे मजबूर हो जाएंगे और अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे। नेक्स्ट ये है कि अब एडमिशन एंड मेंबरशिप टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी क्या है, जहाँ पे मतलब ये अपने जो प्रोड्यूस होगा उसको मार्केट करने के लिए जो सोसाइटीज़ बनती है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आराम से हमने ये डिस्कस की हुई है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़। तो इन सोसाइटीज़ में जो मेंबर्स होंगे उनकी मेंबरशिप रिस्ट्रिक्ट हो उन्हीं लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। ताकि इसमें क्या होगा कि इसमें ये चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं मिडल मैन्स हैं वो इस सोसाइटी में ना आ जाए, बल्कि वो लोग आ जाए जो खुद एग्रीकल्चर के साथ जुड़े होंगे, वो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि और इन चीज़ों की, और बेहतर ये है कि वो अपनी बेहतरी के लिए काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अब अगर ये लोग आएंगे यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट आएंगे तो इनको अगर इस सोसाइटी को अच्छे से फंक्शन करनी है, मार्केटिंग सोसाइटी को अच्छे से फंक्शन करनी है, तो इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है इनके मेंबर्स को, ठीक है। तो इसके लिए इनको एजुकेशन और इनफैक्ट ओवरऑल हर किसी कोऑपरेटिव में ट्रेनिंग और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एजुकेशन फंड, क्रिएशन ऑफ एजुकेशन फंड गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को असिस्टेंस करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए उसको क्रिएट करने में, ओके। और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, चलिए ये तो हमने डिस्कस किया, आगे चलते हैं।
ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी नेक्स्ट कमेटी है। तो इसके चेयरमैन जो है बी वेंडा तापिया। तो आप जैसे इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं वो वैसे कीजिए। तो इनका जो क्रिएशन एस्टेब्लिश होती है कमेटी 1966 में, और इनकी जो रिपोर्ट आती है 1969 में आती है। तो रिकमेंडेशंस क्या होती है, ये कहती है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है, जो कि इनका काम तो क्रेडिट देना विलेज लेवल पे, कहती है कि मतलब ये ओवरऑल मतलब ये जिस पर्पज़ के लिए बनाई थी वो तो इतना जितने में पोटेंशियल था उस पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर रही है अभी। ठीक, तो इनको क्या करना चाहिए ताकि हम मतलब ये कैसे अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करे, उसके लिए हमें इन कुछ रेगुलेशंस लानी है, कुछ चेंजेस लानी है इनमें। ठीक, एक सजेशन थी ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी की फर्स्ट। नेक्स्ट ये कि एंट्री ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि क्रेडिट को अच्छा करना है आपने रूरल सोसाइटीज़ में। ठीक, तो जो कमर्शियल बैंक्स है, जैसे कमर्शियल बैंक मीन्स जैसे J&K बैंक है। ठीक, तो कमर्शियल बैंक्स को क्या करना चाहिए, इनको जैसे मतलब अब कमर्शियल बैंक्स क्या है, जैसे मैंने कहा कि ऐसे J&K बैंक है अपना, तो उनको क्या करना चाहिए, रूरल क्रेडिट सिस्टम में हेल्प करनी चाहिए कोऑपरेटिव्स की। ठीक, लेकिन सप्लीमेंट करना चाहिए, ना कि उनको रिप्लेस करना है। तो इनको बूस्ट करना है, जो लोकल कोऑपरेटिव्स है उनको बूस्ट करनी है, उनकी हेल्प करनी है क्रेडिट सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट जो है इफेक्टिव सुपरविजन, emphasis on integrity, efficiency, sense of dedication and functioning based on democratic and egalitarian principles। यही बात है कि ईमानदारी से काम करें आप। ठीक, एफिशिएंसी के साथ काम करें और डेडिकेशन हो अपने काम के प्रति। हाँ, और जो इसमें जो प्रिंसिपल्स जो होंगे वो कौन होंगे, डेमोक्रेटिक यानी चुन के लोग आएंगे, और इक्वालिटेरियन मीन्स इक्वालिटी, बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ओके, तो वही बात है जो मतलब ओवरऑल कोऑपरेटिव्स के प्रिंसिपल्स है, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे कोऑपरेटिव्स काम करें। तो यही तरीका है, ये बात है जो कही है, किसने कही, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी ने। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आती है MS स्वामीनाथन कमेटी, या इसे एक्सपर्ट ग्रुप ऑन कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन कौन थे, आप मुझे ये बताएंगे, क्योंकि ये बहुत फेमस नाम था एग्रीकल्चर को लेके, ये हैं एग्रीकल्चर को लेके। इनको फादर ऑफ डैश डैश भी कहा जाता है, तो ये मुझे आप बताएंगे। ओके, देखिए ये कमेटी कौन, ये कमेटी किन की होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कमेटी को वो करता है, एस्टैब्लिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ, दिस कमेटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिकमेंडेशन इनकी सिंपल थी कि जो हमें जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, एजुकेशन को आप अलग देखो, ट्रेनिंग को अलग देखो आप। ठीक, सेपरेटेड, दिस कमिटी रिकमेंडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोग्राम, दिस सेपरेशन ऑफ दिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके, तो सिंपल सी बात है कि मतलब ट्रेनिंग अलग है और एजुकेशन अलग है, इसको आप मैस मत कीजिए। नेक्स्ट इज एम के माधव दास कमेटी। तो ये कमेटी RBI एस्टैब्लिश करता है। तो इस कमेटी में क्या इम्पोर्टेंट बातें बाय RBI, और इस कमेटी को क्यों बनाया जाता है, इसको ये स्टडीज़ करने के लिए बनाया जाता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको अगर अपनी सर्विसेज बेहतर करनी पड़ेगी, विच टाइप ऑफ सर्विस शुड दे वुड बी एबल टू प्रोवाइड इन फ्यूचर। तो कौन सी सर्विस, एक तो इनकी अपनी सर्विस कैसे बेहतर करे और किस तरीके की सर्विसेज इनको देनी चाहिए ताकि जो हेल्पफुल हो कोऑपरेटिव्स के लिए, ओवरऑल मतलब जो मकसद है दिस कोऑपरेटिव्स का वेलफेयर ऑफ ऑल, तो उसके लिए। ठीक, तो ये कब ये कमेटी आती है वजूद में, 1978 में। और रिकमेंडेशंस क्या थी, रिकमेंडेशंस ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको इस तरीके से मतलब अपने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, ताकि वो एनकरेज करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, फाइनेंस करे कि इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ये भी इनडायरेक्टली बात वही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। कंपोजिशन ऑफ मॉडल बाई लॉज, जिनको बाकी जो सोसाइटीज़ है वो भी देखी इन चीज़ों को, मॉडल जो इनके बाई लॉज होंगे। हाँ, तो कमीशन ऑन कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, और एक चीज़ उन्होंने बताया कि जो कमीशन ऑन कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है उसका नाम बदल के उसका नाम बदले और उसका नाम रखें नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग। ठीक, तो जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
तो ये बात भी इनने सामने रखी एम के माधव दास कमेटी ने, ठीक है, जो आरबीआई की थी। इसके बाद हम देखेंगे 19th कमेटी जो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ मराठी कमेटी। तो ये कब बनती है? ईयर होता है 1978। और पर्पस क्या होता है कि डेवलपमेंट, कैसे ये डेवलपमेंट अर्बन कोऑपरेटिव, हमने ऊपर वाली कमेटी भी देखी एम के माधव दास कमेटी, वो भी आरबीआई नहीं थी, उसका भी पर्पस यही था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्या क्या काम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को करने चाहिए। और यहाँ पे भी डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे ही ये कमेटी है, ठीक है। अब दो कमेटीज़ आपने देखी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे है, ओके। अब देखिए इनकी रिकमेंडेशन क्या है। इनने ये पाया कि रीजनल इम्बैलेंस है, तो इस रीजनल इम्बैलेंस को किस जगह पे हमने देखा कि बहुत अच्छा दिस फाइनेंशियल इंक्लूशन है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वहाँ पे है, और किस जगह इन्होंने बोला कि कम है। तो इस रीजनल इम्बैलेंस को रिमूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब कैसे रिमूव किया जाए? प्रिंसिपल ऑफ वन बैंक वन डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक बैंक होना ही चाहिए, ठीक। तो इससे ये रीजनल इम्बैलेंस कम हो सकती है। ब्रांच एक्सपेंशन करनी पड़ेगी हमें, नए दिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मतलब बनाना चाहिए। वुमेंस के लिए सेपरेट हो कोऑपरेटिव में, एस्टेब्लिश वुमेन कोऑपरेटिव बैंक। यूटिलिटी फॉर नॉन एग्रीकल्चर, अब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही महदूद ना रखें इन्हें, जो बाकी शोबे से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो, ठीक। ये भी हमने देखा। अब प्रॉपर सर्वे, अब इन मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या कोई मसला है, कोई मसले हैं, या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो है, या किन चीज़ों पे ये मतलब अच्छा कर रहे हैं, किन चीज़ों पे बुरा कर रहे हैं, एक प्रॉपर सर्वे हो। और उस सर्वे को कौन कंडक्ट करे? फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो ये जो है फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यही इस सर्वे को देखें और इस सर्वे को अंजाम दें, ओके। तो दिस इज़ इट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे फिर से चलेंगे और बाकी जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। कमिटीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसमें जब आप रिवाइज करेंगे बार बार तो फिर आपकी चीज़ें जो है आपको याद रहेगी, ठीक। इसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको कुछ सेंट्रल चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो वो सेंट्रल चीज़ें फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो वो सेंट्रल चीज़ें आपको याद रहेंगे, ठीक है। अच्छा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।